जय हिंद साथियों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट में आप सभी साथियों का स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, ये है पेपर नंबर 39। इससे पहले 38 पेपर प्रैक्टिस सेट का वीडियो बना करके यूट्यूब पे डाल दिए हैं। यदि आप उसको नहीं रिवीजन किए हैं तो उसको भी जा करके रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी ही मददगार साबित होगा। ठीक है, ये जो है आपको 15/12/2013 को जो एग्ज़ाम लिया गया था उसका ही हल प्रश्न पत्र है। ठीक, ये ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन के द्वारा जो बुक आया है, जिसमें कुल मिलाकर के 63 प्रैक्टिस सेट दे रखा है। ठीक है, हम सारे 63 को बारीकी से देखेंगे और यही आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। यदि यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कह रहा है पाठ जो शाला, पाठशाला के मेल को कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा संयोगी। दूसरा क्वेश्चन है बहुब्रीहि समाज में होते हैं, तो आंसर हो जाएगा तृतीय पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समाज में तृतीय पद की प्रधानता होती है पदों की प्रधानता के अनुसार। जैसे समास देखिए, अव्यय भाव में पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष या कर्मधारय या द्विगुण में उत्तर पद प्रधान होता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होता है, बहुब्रीहि में कोई तीसरा पद प्रधान होता है, दोनों पद अप्रधान रहता है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सही उत्तर छांटे, जो है नागर, कातर, हिमालय संरचना के आधार पर क्रमशः इनका परिचय है, तो आंसर हो जाएगा यौगिक, रूढ़, योग रूढ़। अब देखिए यौगिक, योग रूढ़, यूढ़ यानी रूढ़ देख लेते हैं पहले। कह रहे जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सके तथा जो अन्य शब्दों के मेल से न बना हो, जैसे दीन, घर, घोड़ा, कुटिल, कातर। यौगिक होता है, इसका अर्थ होता है मेल से बना हो। वैसा शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनता है, जैसे विद्यालय, विद्याजोर आलय, विज्ञान, बीजोर ज्ञान, राजपूत, राजजोर पुत्र। फिर आता है श्यान नागर, श्यान जोर आगर। फिर आता है यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है, ये निम्न है, उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। फिर आता है योग रूढ़, वे शब्द जो यौगिक होते हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़ विशेष अर्थ हो जाता है, जैसे पीताम्बर, नीलकंठ, लंबोदर, दशानन आदि। बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ शब्द होते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित क्रिया विशेषण शब्द के भेदों का सही विकल्प चुनकर लिखे। कह रहे तुम जितना खाओगे उतना ही ताकतवर बनोगे। सी हो जाएगा परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। कह रहा है क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के प्रकार में क्रिया विशेषण और पहचान। कह रहा है पहला यहाँ पे स्थानवाचक क्रिया विशेषण, यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, कहाँ, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, सामने, भीतर, बाहर, दूर, समीप, सर्वत्र, इधर, उधर, किधर, दाएं, बाएं। फिर आता है कालवाचक क्रिया विशेषण, इसमें आता है आज, कल, परसों, अभी, तुरंत, रात भर, दिन भर, आजकल, नित्य, हर बार, कई बार, प्रतिदिन। फिर तीसरा जो आता है ये आता है परिमाण वाचन क्रिया विशेषण, उतना, इतना, अधिक, कम, बहुत, खूब, अत्यंत, अति, थोड़ा, जरा, कुछ। चौथा आता है वो आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऐसे, वैसे, जैसे, अचानक, फटाफट, यथाशक्ति, एकाएक, शांति, शायद, संभव। 5 नंबर क्वेश्चन आता है शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए में रेखांकित शब्द किस क्रिया विशेषण का प्रकार है? आंसर हो जाएगा रीतिवाचन। शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए में रेखांकित शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रकार है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जिस क्रिया विशेषण से क्रिया की रीति अर्थात क्रिया कैसे की जा रही है का बोध हो। 6 नंबर क्वेश्चन का है जिसके हृदय में ममता नहीं हो के लिए एक शब्द है, आंसर हो जाएगा निर्मम। कह रहा है जिसके हृदय में दया न हो निर्दय कहा जाता है, जिसके हृदय में स्वार्थ न हो निस्वार्थ होता है। 7 में क्वेश्चन है यह घर मेरा है और वह तुम्हारा रेखांकित शब्द क्या है? आंसर हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। कह रहा है वाक्य में जब सर्वनाम जैसे काम न कर विशेषण बन जाता है तब वह सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। सर्वनाम जब संज्ञा
से पहले आकर उस संज्ञा की विशेषता बतलाने लगता है तो वह सर्वनासिक विशेषण कहलाता है। जैसे वह पुस्तक मेरा है, वह घर मेरा है। 8 नंबर क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य छांटे। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी हैं। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक दे रखा है, कह रहा है नाइदर न्यू ईयर्स इवे नॉर वैलेंटाइंस डे डाइस ए नेशनल हॉलीडे इन इंडिया। आंसर यहाँ पे इज हो जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विच ऑन ऑफ द फ्लोइंग पेड्स इन इज करेक्ट। आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फ्लोइंग सेंटेंस वन वर्ड इज अंडरलाइंड टू द वर्ड विच मीन्स मोस्ट नियरली द सेम एज द अंडरलाइन वर्ड। ही डिड नॉट नो दैट रमन वाज ए टीचरियस फ्रेंड। आंसर हो जाएगा इसका जो है डी फ्लैश एंड डिसलॉयल। 12 में क्वेश्चन कर रहा है द यंग वन ऑफ ए गॉट इज काइड एंड दैट ऑफ ए हिन इज। इसका आंसर हो जाएगा चेक। नेक्स्ट है 13 में क्वेश्चन आइडेंटिफाई द वर्ड विच इज ऑलवेज यूज्ड ए सिंगुलर। इसका आंसर हो जाएगा सी मेसल्स। नेक्स्ट है 14 में क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक दे रखा है, कह रहा है आई बॉट ऑल दीज बुक्स डैश ओनली RS 700। इसका आंसर हो जाएगा 4। फिर है फिल इन द ब्लैंक पर्सन्स डैश जो है कॉममोरेटेड ऑन सेकुलर होलीडे। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे R। चलिए 16 में क्वेश्चन कर रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे। तो आंसर हो जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग से। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पास किया गया था तथा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिमंडल 1947 में भीमराव अंबेडकर को विधि मंत्री चुना गया था। संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल से हुआ था तथा देश बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बम्बई से हुआ था। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 17वां क्वेश्चन कर रहा है महिलाओं के मताधिकार से संबंधित यह सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया। आंसर होगा ग्रेट ब्रिटेन में। स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड के सम्मिलित रूप को ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं तथा इसमें उत्तरी आयरलैंड को सम्मिलित करने से यूनाइटेड किंगडम बनता है। इंग्लिश चैनल यूनाइटेड किंगडम तथा फ्रांस को अलग करता है। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला जो है आरती साहा है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। वोट देने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। 18वां क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। कह रहा है राज्यसभा को संसद का उच्च सदन, अस्थायी सदन जो है विद्वानों का सदन कहा जाता है। राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में किया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य के विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। नेक्स्ट पॉइंट है राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति का वर्णन अनुच्छेद 89 में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 92 के तहत जो है जय राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो पीठासीन नहीं होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट राज्यसभा को जो अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं को के सृजन का अधिकार दिया गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। चलिए नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन कर रहा है पंचायती समिति के सदस्य अक्सर डैश वर्ष के लिए चुने जाते हैं। आंसर हो जाएगा 5 वर्ष के लिए। कह रहा है पंचायती राज का उल्लेख अनुच्छेद 40 में किया गया है। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पंचायती राज का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिला में किया गया था।
फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977 तथा LM सिंघवी समिति 1986 पंचायती राज से संबंधित है। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में तथा दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी केंद्र शासित प्रदेश में लागू है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार में पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन कर है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं था? तो आंसर हो जाएगा सी, शिक्षा सिर्फ उनके लिए जो इसमें रुचि रखते हैं, ये नहीं था। ठीक है, बाद में कि तीनों था, जैसे कि राष्ट्र के विकास के लिए उच्च स्तर की शिक्षा ही एकमात्र मार्ग है। दूसरा है शिक्षा समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। तीसरा है पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा की सही व्यवस्था होनी चाहिए। चलिए डिस्कशन देख लेते हैं। कह रहा है भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 ईस्वी, दूसरी शिक्षा नीति 1986 ईस्वी और तीसरी शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को घोषित की गई। 2020 की नई शिक्षा नीति कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश पर लाया गया था। नेक्स्ट है, नई शिक्षा नीति 2020 में 5+3+3+4 मॉडल पर आधारित है। नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक और दूसरा राज्य मध्य प्रदेश है। फूड डिस्पैच शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। चलिए 21वां क्वेश्चन कर है, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए। दूसरा हो जाएगा सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार, ये यहाँ गलत है। सुदृढ़ पंचायती राज होना चाहिए। नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए, यानी बी इसका सही होगा। चलिए यहाँ से देखते हैं। कहा जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन ही लोकतंत्र है। ये अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया था। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी उम्मीदवार को मत देकर अपना प्रतिनिधित्व चुन सकती है। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में देखिए, इसमें जनता स्वयं शासन में भागीदारी होती है, जबकि अप्रत्यक्ष में इसमें जनता द्वारा गए अपने चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा शासन चलाती है। 22वां क्वेश्चन कह रहा है, नक्सलवाद का अर्थ होता है? तो आंसर हो जाएगा रंगभेद। रंगभेद एक ऐसी व्यवस्था है जो लोगों को उनकी जाति, जनजाति, नस्ल और अन्य रंगों के आधार पर विभाजित करती है। अलगाववाद क्षेत्रवाद का एक रूप है जिसमें उग्रवाद और कट्टरपंथी समूह शामिल होते हैं जो जातीयता या किसी अन्य कारक के आधार पर भारत या उस क्षेत्र से अलग होने की वकालत करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, एक समुदाय या धर्म के लोग द्वारा दूसरे समुदाय या धर्म के विरुद्ध किए गए जो है शत्रुभाव को सांप्रदायिकता के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, समानता का मूल सिद्धांत यह है कि लोगों के साथ उनकी जाति, लिंग पहचान, वर्ण, भाषा, धर्म, उम्र, यौन अभिविन्यास सहित किसी भी पहचान के आधार पर अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन करें, इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है? तो आंसर हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी। राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त करने के शर्त में पहला आता है अगर कोई पार्टी कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करता है। दूसरा आता है लोकसभा के कुल सीट का 2% सीट 3 अलग अलग राज्यों से प्राप्त करता है। तीसरा है यदि लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनाव में 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है तथा इसके साथ वह किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीट प्राप्त करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या 6 है। पहला आता है भारतीय जनता पार्टी 1980 में बना था। दूसरा आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में बना था। तीसरा आता है बहुजन समाज पार्टी 1984 में। चौथा आता है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में। फिर आता है नेशनल पीपुल्स पार्टी 2013 में। फिर आता है आम आदमी पार्टी 2012 में। ये सब बना हुआ था। तेलुगु देशम आंध्र प्रदेश की राजनीतिक पार्टी है जिसका चुनाव चिन्ह साइकिल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की पार्टी है। अकाली दल पंजाब
की पार्टी है जिसकी जो प्रतीक चिन्ह है वो तराजू है। राष्ट्रीय जनता दल बिहार लालटेन छाप है और राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड ये बिहार तीर छाप है। चलिए 24वां क्वेश्चन कर रहा है लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किसने कहा था? तो अभी पढ़ते हैं अब्राहम लिंकन के द्वारा। कह रहा है 1860 ईस्वी में अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। 1863 ईस्वी में अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। गीतांजलि के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। फिर आता है महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। चलिए 25वां क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे संघवाद का अर्थ होता है, आंसर हो जाए संघ और राज्यों के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। शासन प्रणाली दो प्रकार के होते हैं, संघात्मक शासन प्रणाली और एकात्मक शासन प्रणाली। संघात्मक विशेषताएं कह रहे संविधान की सर्वोच्च शक्ति, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, लिखित संविधान जैसे अमेरिका और कनाडा है। फिर आता है एकात्मक विशेषता, कह रहे संविधान लिखित भी हो सकता है तथा अखिल भी अलिखित भी, शक्तियों का कोई विभाजन नहीं तथा समस्त शक्तियों केंद्र में निहित है जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, जापान। भारत ने संघात्मक विशेषताएं कनाडा के संविधान से लिया है। 26वां क्वेश्चन कह रहा है भारत एक डैश राष्ट्र है, तो आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारतीय संविधान के 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पंथ निरपेक्षता, समाजवादी एवं अखंडता शब्द जोड़ा गया। भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। इसका तात्पर्य यह है कि भारत में कोई राजकीय धर्म नहीं है। भारत राज्यों का संघ है। राजतंत्र में राजा का शासन होता है। फिर आता है तानाशाह। तानाशाह एक ऐसा शासक होती है जो कि बिना किसी वंशानुगत उद्गम के किसी राष्ट्र का एकमात्र शासन होने के साथ साथ जो है समस्त राष्ट्रीय शक्ति का धारक भी होता है। 27वां क्वेश्चन कह रहा है भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जी। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भागकर दिवाली की रात नेपाल में आज़ाद दास्ता का गठन किया था। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक, याद रखिएगा लोकनायक है, लोकमान जब आ जाएगा तब बाल गंगाधर तिलक और लोकनायक होगा तो जयप्रकाश नारायण होंगे। भूदान आंदोलन 1951 की शुरुआत आचार्य विनोबा भावे द्वारा किया गया। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 ईस्वी में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया द्वारा किया गया। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव तथा सचिव जो था वो जयप्रकाश नारायण थे। चलिए 28वां क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? आंसर हो जाएगा राजीव गांधी ने। कह रहा है भारत और श्रीलंका के बीच 29 जुलाई 1987 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति JR जयवर्धने ने शांति समझौता पर हस्ताक्षर किया था। इस समझौते के तहत भारत ने जो है जफना श्रीलंका के ऊपरी हिस्सा में भारतीय शांति सेना उतारा था। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। फिर आता है एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप थे। राजीव गांधी देश के 7वें और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे। चलिए 29वां क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था? तो आंसर हो जाएगा चीन। कह रहे द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ 1939 में हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में जो है मित्र राष्ट्रों में सम्मिलित देश ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत रूस, चीन, पोलैंड एवं इनके उपनिवेश थे। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में सम्मिलित देश में जर्मनी, जापान और इटली था। फिर आता है द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। फिर आता है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी जनरल रोमेल का नाम द डेजर्ट फॉक्स रखा गया। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका 8 दिसंबर 1941 को प्रवेश किया। फिर आता है द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति जी रूजवेल्ट तथा इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी शहर पर
परमाणु बम गिराया था। कह रहा है 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय यूरेनियम का जत्था यूरेनियम 235 का तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैटमैन प्लूटोनियम 239 नामक बम गिराया गया। द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना थी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति 1945 में हुई थी। चलिए तीसरा क्वेश्चन कर रहा है गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष जो था वह 1931 था। कह रहे गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे गांधी इरविन समझौता के बाद गांधी जी इंग्लैंड में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिए। द्वितीय गोलमेज एकमात्र गोलमेज सम्मेलन है जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है राजपुताना जहाज से गए थे। फिर आता है एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी के लाभ को सातवाना पुरस्कार कहा था। गांधी इरविन समझौते में तेज बहादुर सप्रू तथा M.R. जयकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए 31वां क्वेश्चन कह रहा है फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं? तो ये कहा जाता है रोबेस्पियर को। कह रहा है फ्रांस में आतंक का राज रोबेस्पियर के शासनकाल को कहा जाता है। सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। फिर आता है रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। इसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, इनकी कार्यशैली से असहमत रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया था। फिर आता है यदि उन्हें दोषी पता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्त से लागू किया कि इसके समर्थक त्राही त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। फिर आता है फ्रांस की राजक्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में हुई थी। समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का नारा फ्रांस की राजक्रांति की देन थी। फिर आता है मैं ही राज हूँ और मेरा शब्द ही कानून, यह कथन लुई 14वां की है। फ्रांसीसी क्रांति में वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो ने सर्वाधिक योगदान दिया। 100 चूहे की अपेक्षा एक सिंह की शासन उत्तम है, यह उक्ति वाल्टेयर की है। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 1769 ईस्वी को जो है कोर्सिका द्वीप पर हुआ था। फिर आता है आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को कहा जाता है। नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को जो है बनियों का देश कहा था। नेपोलियन को लिटिल कारपोरल के नाम से जाना जाता था। नेपोलियन की मृत्यु 1821 ईस्वी में सेंट हेलेना द्वीप पर हुई थी। चलिए 32वां क्वेश्चन कर रहा है प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है? आंसर हो जाएगा बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी घटना 1773 ईस्वी में सैमुअल एडम के नेतृत्व में हुआ था। फिर आता है बोस्टन टी पार्टी की घटना अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का शासक जॉर्ज तृतीय था। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता 1776 में मिली थी। सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की क्षतिपूर्ति हेतु ग्रेन बिले द्वारा 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित किया गया, जिसके अनुसार सभी अदालती कागजों, अखबार आदि पर 20 शिलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य था। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। संसार का सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है। चलिए नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? आंसर हो जाएगा राष्ट्र संघ का गठन। कह रहा है औपनिवेशिक साम्राज्यों का अंत ये है। इंग्लैंड की शक्ति में ह्रास ये भी है। रूस और अमेरिका के प्रभुत्व में वृद्धि ये भी है। कह रहा राष्ट्र संघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद 10 जनवरी 1920 को हुई थी। राष्ट्र संघ के संस्थापक वुडरो विल्सन थे। राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है जेनेवा में स्थित था। द्वितीय विश्व युद्ध का काल 1939 से
1945 था। नेक्स्ट आता है द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण जर्मन का पोलैंड पर आक्रमण था। जर्मन द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन बारबोसा कहा जाता है। वर्साई की संधि 1919 को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है। 34वां क्वेश्चन कर रहा है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 1915 में। कर रहा है 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष जो है प्रवासी दिवस मनाया जाता है। सर्वप्रथम प्रवासी दिवस 2003 में मनाया गया था। दक्षिण भारत से 9 जनवरी 2015 को वापस लौटे थे। प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया। गांधी जी 1893 ईस्वी में वकालत के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने 1894 ईस्वी में किया था। फिर आता है फिनिक्स आश्रम। फिनिक्स आश्रम जो है वो दक्षिण अफ्रीका की स्थापना गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम दक्षिण अफ्रीका में स्थापना किया गांधी जी के द्वारा 1904 में। फिर आता है सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। फिर आता है साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में किया। फिर आता है गांधी जी ने कांग्रेस के बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन 1924 में जो है इसकी अध्यक्षता किया था। फिर आता है गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग। गांधी जी का जो है भारत में पहला सत्याग्रह 1917 का चंपारण सत्याग्रह है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं। 35वां क्वेश्चन कर है संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था? तो आंसर हो जाएगा वाशिंगटन में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्य 193 में हैं, जिसमें 193वां सदस्य जो है वह दक्षिणी सूडान है। संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण यूएसए के तत्कालीन राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट के द्वारा किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं में जो है इसमें अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रशियन, अरबी तथा स्पेन आता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य और 2 अस्थायी सदस्य। तो अस्थायी सदस्य को ABC को फाड़ दो। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। चलिए 36वां क्वेश्चन करा इनमें से कौन राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो आंसर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संघ। करा 1945 ईस्वी में राष्ट्र संघ को परिवर्तित कर संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होते हैं। पहला होता है महासभा, दूसरा होता है सुरक्षा परिषद, तीसरा होता है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा होता है जो है प्रन्यास परिषद, 5वां होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, फिर आता है सचिवालय। कह रहा है महासभा को विश्व की लघु संसद कहा जाता है। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव ट्रिगवेली नॉर्वे थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 ईस्वी में की गई। इसका मुख्यालय जेनेवा में है तथा सदस्य देशों की संख्या 194 है। फिर आता है 37वां क्वेश्चन। कह रहा है औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किसी नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुए? तो आंसर हो जाएगा चूड़ामन। चूड़ामन के नेतृत्व में जाटों ने एक स्वतंत्र राज्य भरतपुर की स्थापना की। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। पुरंदर की संधि 1665 में हुआ। जय सिंह औरंगजेब तथा शिवाजी के बीच हुआ था। फिर आता है शिवाजी को कैद कर औरंगजेब ने जयपुर भवन आगरा में रखा था। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। मुगल काल में सिखों की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है औरंगजेब जो है दारुल हर्ब काफिरों का देश को दारुल इस्लाम यानी इस्लामों का देश में परिवर्तन करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है औरंगजेब मुगल साम्राज्य का एक ऐसा शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी को हुई थी। फिर आता है सुमेलित करिए। कह रहा है गांधी युग यहाँ पे 1916 से जो है 1947 ईस्वी। मोपला 1918। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन 1921। यहाँ पे सी जो है ये सही है। कह रहा है केशव बली राम
हेडगेवार के द्वारा 1925 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय नागपुर में था। तो ये हो जाएगा किसके द्वारा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक 1925, यानी इसका आंसर सी सही होगा। ठीक है, सी सही है, बाकी सारा गलत है। कह रहा है मोपला विद्रोह केरल के मालाबार तट पर अली मुसलियार के नेतृत्व में 1921 में हुई थी। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना NM जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 के मुंबई में की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। फिर आता है गांधी युद्ध 1915 से 1948 तक हुआ। 39वां क्वेश्चन है मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है, तो आंसर हो जाएगा सी। कह रहा है सभी वयस्कों को मताधिकार दिया गया है। कह रहा है फ्रांस का संविधान पुरुष एवं नागरिकों अधिकारों की घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एक अर्हनीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया, अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जो है जनमाना प्राप्त है। फिर आता है सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं है। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुष को ही सक्रिय नागरिक जिन्हें मत देने का अधिकार था का दर्जा दिया गया है, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर टैक्स चुकाता हो। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। निर्वाचन की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों को जो है करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। 40वां क्वेश्चन कह रहा है नदी जो बिहार का शोक है वो कहलाती है कोसी। कोसी नदी जो है नेपाल के गोसाईनाथ चोटी से निकलती है। कोसी नदी भीमनगर सुपौल जिला के निकट बिहार में प्रवेश करती है तथा क्रूसेला कटिहार के निकट में गंगा में मिल जाती है। गंगा नदी बिहार को लगभग 2 बराबर भागों में बांटते हुए बिहार के 12 जिले से होकर बहती है। यह है बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है बीपीएससी में। नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पे जो पॉइंट है, बागमती नेपाल के महाभारत श्रेणी से निकलती है तथा बेगूसराय में बूढ़ी गंडक नदी से मिल जाती है। सिपरी, मनोहरा, कोला, लखनदेर इत्यादि बागमती की सहायक नदियां हैं। महानंदा बिहार की सबसे पूर्वी नदी है जिसका उद्गम पश्चिम बंगाल के मोहल्दी राम पहाड़ी से होती है। मेची तथा बालासोन महानंदा की सहायक नदी है। महानंदा नदी मनिहारी कटिहार के निकट गंगा में मिल जाती है। फिर आता है उत्तर प्रदेश तथा बिहार के बीच सीमा बनाने वाली नदियों में घाघरा, गंडक और कर्मनाशा है। चलिए 41वां क्वेश्चन कर है वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह हो जाएगा अकेसिया। विषुवत रेखीय वन में आता है रोजवुड, आबनूस, महोगनी इत्यादि। भूमध्य सागरीय वन में आता है ओक, जैतून, चेस्टनट, पाइन। फिर आता है शंकुधारी वन में चीर, देवदार, फर्ट, हेमलॉक, स्प्रूस इत्यादि। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसूनी वन जो है उसमें सागवान, शीशम, साल, बांस आदि आते हैं। फिर आता है शीतोष्ण कोनधारी वन, भारत के हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है। चलिए 42वां क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे, एक मिनट। 42वां क्वेश्चन कर रहा है नाथुला दर्रा डैश राज्य में स्थित है। आंसर हो जाएगा सिक्किम में। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। 1962 के बाद भारत और चीन व्यापार के लिए नाथुला दर्रा को खोला गया था। फिर आता है काराकोरम दर्रा, जम्मू कश्मीर में है। जोरजिला लद्दाख में है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल जम्मू कश्मीर में है। बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। सिपकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है। फिर आता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के लिए याद रखिए नीति माना लिया। पहला आएगा नीति दर्रा उत्तराखंड में, फिर आएगा माना दर्रा कहाँ आएगा? उत्तराखंड में, और फिर आएगा लिपुलेख दर्रा, ये भी उत्तराखंड में। नाथुला दर्रा सिक्किम में, जेलेपला सिक्किम में, यांगपा दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में, दीफू अरुणाचल प्रदेश में, तुजुक मणिपुर में। चलिए 43वां क्वेश्चन कह रहा है फर वनस्पति निम्न में से किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा अल्पाइन वन से। कह रहा है अल्पाइन वन का उदाहरण चीर, देवदार, फर, हेमलॉक, स्प्रू। अल्पाइन वन भारत के हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं।
भोजपत्र वृक्ष हिमालय में पाया जाता है, जिससे प्राचीन काल में लेखन का कार्य किया जाता था। भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है। कत्था खैर की लकड़ी से प्राप्त की जाती है। भारत में कुल 24.62% क्षेत्रफल पर वन एवं वृक्ष पाया जाता है। सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश तथा सबसे कम वन हरियाणा राज्य में है। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र जो है वह देहरादून में स्थित है। 44वां क्वेश्चन कह रहा है पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? तो आंसर हो जाएगा खैबर दर्रा से। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में है। फिर आता है हिडनबर्ग रेखा जर्मनी पोलैंड के बीच में है। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के बीच में है। मैगीनोट रेखा जर्मनी फ्रांस के बीच में है। मैनरहिन रेखा रूस एवं फिनलैंड के बीच में है। फिर आता है डुरंट रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। चलिए 45वां क्वेश्चन कर रहा है भारत में रेल जोन की वर्तमान में संख्या है? तो आंसर हो जाएगा 18। भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में मुंबई से थाने के बीच हुआ था। नेटवर्क की दृष्टि से भारतीय रेलवे का विश्व में चौथा स्थान है, पहला अमेरिका का है। भारत में पहली विद्युत ट्रेन जो है 1925 में चली थी। भारत में पहली बार मोनोरेल मुंबई 2014 में चली थी। 2024-25 ईस्वी में आम बजट से रेलवे बजट को अलग किया गया। एक्वार्थ समिति तथा पुनः 2017 में भारत सरकार द्वारा रेल बजट को आम बजट के साथ पेश किया गया था। कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे। 18वां रेलवे जोन दक्षिणी तटवर्ती रेलवे या तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम में बनाया गया है। 46वां क्वेश्चन का है वर्ष जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था वो है? तो आंसर हो जाएगा 1992। कह रहा है प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरो में हुआ था। 5 जून 1972 को यूएनईपी की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। प्रथम जो है पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 में। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 ईस्वी में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हुआ, जिसका संबंध ओजोन परत से है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज की स्थापना प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 के समय हुई थी। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 ईस्वी में जापान में हुआ, जिसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस से उत्सर्जित में कमी लाना था। 47वां क्वेश्चन है भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है? तो आंसर हो जाएगा जोग हो जाएगा। अरे भारत का नियाग्रा चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित कुचिकल यानी ब्राही नदी जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है। फिर आता है दूध सागर गोवा मांडवी नदी पे है। एन्ना जलप्रपात मध्य प्रदेश नर्मदा नदी पे है। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक कावेरी नदी पे है। चुलिया जलप्रपात राजस्थान चंबल नदी पे है। पुनासा जलप्रपात राजस्थान चंबल नदी पे है। बिहार जलप्रपात राजस्थान टोंस नदी पे है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश नर्मदा नदी पे है। गोकक जलप्रपात कर्नाटक घटप्रभा नदी पे है। 48वां क्वेश्चन है तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसूनी से। कह रहा है भारत में सबसे पहले मानसून केरल में जून में आता है। भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होता है। उत्तरी भारत के मैदानी भाग में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है तथा इस वर्षा को राजस्थान में जो है मावट कहा जाता है। फिर आता है ग्रीष्म ऋतु में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती है, जिससे गर्जन के साथ वर्षा होती है। इन हवाओं को पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर, बंगाल में काल वैशाखी, कर्नाटक में कॉफी वर्षा तथा केरल में आम्र वर्षा कहते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा मासीराम मेघालय में होती है, जो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। फिर आता है मानसून शब्द का अर्थ होता है हवाओं का उत्क्रमण होता है, जो एक अरबी भाषा का शब्द है। 49वां क्वेश्चन है चंद्रमा की घूर्णन अवधि होती है? तो 28 दिन की होती है। कह रहा है चंद्रमा की घूर्णन अवधि 28 दिन यानी 27.3 दिन का होता है। पृथ्वी एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, जो पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81वां भाग है। चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहते हैं। लिबनिट्ज पर्वत तथा शांति का सागर चंद्रमा पर स्थित है। सी ऑफ ट्रांसक्विलिटी चंद्रमा का वह भाग है जहां अमेरिका का अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी
3,84,400 किलोमीटर है। पृथ्वी का घूर्णन समय 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड है। घूर्णन के कारण ही दिन और रात होता है। फिर आता है पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट का समय लगता है। चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन चंद्रयान प्रथम PSLV C11 प्रक्षेपण यान के द्वारा 2008 में भेजा गया। चंद्रयान 2 2019 में GSLV MK3 के द्वारा लॉन्च किया गया था। चंद्रमा पर पैर रखने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। चलिए 50वां क्वेश्चन है, जनगणना 2001 के अनुसार किस व्यावसायिक वर्ग में भारत ही कार्यशील जनसंख्या की संलग्नता द्वितीय सर्वाधिक रही है? तो आंसर हो जाएगा तृतीयक। कर है द्वितीय क्षेत्र में उद्योग कलाचार आता है, तृतीय में सेवा आता है। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जो है GDP में वो 19.2%, द्वितीय का हो जाएगा 19.5%, फिर आता है तृतीय क्षेत्र में 61.2%। 51वां क्वेश्चन कह रहा है, कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वो है? आंसर हो जाएगा पृथ्वी की परिभ्रमण गति। पृथ्वी के परिभ्रमण गति से दिन और रात होता है। पृथ्वी के परिक्रमण गति से ऋतुओं में परिवर्तन होता है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। मौसम संबंधित मानचित्र पुणे से प्रकाशित होता है। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक में उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, भारत की कर्क रेखा पर अवस्थित इत्यादि है। 52वां क्वेश्चन है, भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरता है वो है? आंसर हो जाएगा बिहार। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती हैं जो निम्न है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। फिर आता है कर्क रेखा पर सूर्य 21 जून को लंबवत होता है, इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। महानदी कर्क रेखा को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा 16 देशों से होकर गुजरती है: भारत, बांग्लादेश, ओमान, चीन, ताइवान, म्यांमार, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, मैक्सिको, नाइजर, अल्जीरिया, बहामास, मारिटानिया, माली तथा UAE। फिर आता है 53 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र जिस राज्य में अवस्थित है वो है? आंसर हो जाएगा उड़ीसा। कह रहा है भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है 1955 में सोवियत संघ की सहायता से किया था। इसे याद रखिएगा, इसे भीरू। फिर आएगा राउरकेला राज, भिलाई रूस के सहयोग से, राज यानी राउरकेला जर्मनी के सहयोग से। देखिए राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है 1959 ईस्वी में जर्मनी की सहायता से हुआ। फिर याद रखिएगा दुबे यानी दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना 1956 ईस्वी में ब्रिटेन की सहायता से पश्चिम बंगाल में हुआ था। फिर आता है बोरू, इसको भी बोरू याद रखिए, बोरू। कह रहा है बोकारो स्टील प्लांट 1964 ईस्वी स्थापना झारखंड में रूस की सहायता से की गई। सेले इस्पात संयंत्र तमिलनाडु में है। सेल की स्थापना 24 जनवरी 1973 को की गई थी। भारत का पहला तटीय इस्पात कारखाना विशाखापट्टनम में लगाया गया था। 54वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर को। 9 जनवरी भारतीय प्रवासी दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 23 जनवरी पराक्रम दिवस, 30 जनवरी सर्वोदय दिवस, 3 मार्च विश्व वन जीव दिवस, 27 मार्च विश्व रंगमंच दिवस, 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, 14 अगस्त विश्व विभाजन विभीषिका दिवस, 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस, 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस, 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस। उसके बाद आता है 15 नवंबर जनजाति गौरव दिवस हो जाएगा। चलिए 55वां क्वेश्चन है, कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो बैटल है। देश और राष्ट्रीय पशु पक्षी देख लीजिए, कनाडा उदबिलाव है, जापान हरा तीतर है, न्यूजीलैंड कीवी है, यूनाइटेड किंगडम रबिया रेड ब्रेस्ट है, भारत बाघ है। भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ और वैज्ञानिक नाम पैंथरा टेग्रिस लिनियास है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर है, वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। भारत ने अशोक के स्तंभ के शीर्ष भाग को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर का है, सन 2014 में फुटबॉल विश्व कप डैश में आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा ब्राजील में। फुटबॉल का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। फुटबॉल से संबंधित शब्दावली में रेफरी, ट्राई बेकर, थ्रो इन, किक, हैंडल बॉल जो है फॉल्ट इत्यादि है। फुटबॉल की प्रमुख कप
एवं ट्रॉफिक में फीफा, रोवर्स, सीजर्स, सुब्रोत, ड्रूंड, संतोष ट्रॉफी, यूरो कप, मार्डेका कप इत्यादि है। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 में अमेरिका, मेक्सिको तथा कनाडा में संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। चलिए 97वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से शरीर में विटामिन डी बनाता है, तो आंसर हो जाएगा त्वचा। मानव शरीर में विटामिन डी का निर्माण त्वचा में होता है। विटामिन की खोज फंक ने किया था। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, यानी विटामिन डी तो यकृत हम पढ़े थे, एक बार कहीं देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे त्वचा लग रहा है, यकृत होना चाहिए। यकृत में विटामिन डी का यह बनता है। कहता है विटामिन ए कार्बनिक यौगिक है, इससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन बी1 का थायमिन होता है। विटामिन बी2 का जो है राइबोफ्लोबिन होता है। विटामिन बी3 का नियासिन होता है। फिर आता है विटामिन 5 का पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन बी6 का पायरिडॉक्सी होता है। विटामिन 7 का बायोडीन होता है। विटामिन 9 का ये जो है फॉलिक अम्ल होता है। विटामिन बी12 का साइनोकोबालामाइंट होता है, यानी पूछे जो कोबाल्ट की मात्रा किस में होता है, तो विटामिन बी12 में होता है। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ई का टोकोफेरॉल होता है। विटामिन के का फिलोक्विनोन होता है। 58वां क्वेश्चन कर रहा है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। प्रमुख नारे एवं संबंधित व्यक्ति देखिए, इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, मारो फिरंगी के मंगल पांडे, जय जगत विनोबा भावे, कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, सामान्य कमीशन वापस जाओ यानी गो बैक सामान्य लाला लाजपत राय, वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती। फिर आता है 59 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो आंसर अभी भी पढ़े हैं, फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल में फीफा कप, डुरंड कप, रोबर्ट्स कप, सीजर्स कप, सुब्रोत कप, यूरो कप इत्यादि होगा। क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, एसएच कप, विल्सन कप, एशिया कप। फिर हॉकी में आता है बेटन कप, आगा खां कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, वेलिंगटन कप। फिर आता है गोल्फ में वाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप, डनहिल कप। बैडमिंटन का आता है नारंग कप, चड्डा कप। उसके बाद आता है अमृत दीवान कप। 60वां क्वेश्चन है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आंसर हो जाएगा पेरिस में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम का मुख्यालय जेनेवा में, इंटरपोल का लियोन्स में, राष्ट्रमंडल का लंदन में, संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यूयॉर्क में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वाशिंगटन डीसी में, विश्व बैंक का वाशिंगटन डीसी में, खाद्य एवं कृषि संगठन रोम इटली में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष जो है न्यूयॉर्क में, विश्व स्वास्थ्य संगठन जेनेवा में, नाटो ब्रुसेल्स में, ओपेक वियना में, एशिया विकास बैंक मनीला में, न्यू डेवलपमेंट बैंक संघाई में, दक्षेश काठमांडू में, विश्व व्यापार संगठन जेनेवा में, बिमस्टेक ढाका में, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन गुरुग्राम हरियाणा में होता है। 61वां क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश सौर ऊर्जा को बदलते हैं, तो आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा किसी पिंड की वह अतिरिक्त ऊर्जा जो उसके रेखीय वेग अथवा कोणीय वेग अथवा दोनों के कारण होती है। फिर आता है उसमें ऊर्जा एक प्रकार की आंतरिक ऊर्जा होती है जो किसी भी स्थान पर अपने तापमान के द्वारा प्रभाव डालती है। 62वां क्वेश्चन है प्रोटीन संश्लेषण होता है, तो आंसर होता है राइबोसोम में। राइबोसोम की खोज जॉर्ज पेलेंट द्वारा की गई थी। प्रोटीन की कमी से मरामस तथा क्वासी-क्योरकर बीमारी होती है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि यहाँ ऊर्जा उत्पन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1890 में अल्टमैन द्वारा किया गया। क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। गोल्जी काय को कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज डी डुवे द्वारा 1958 ईस्वी में की गई थी। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। फिर आता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य वसा तथा प्रोटीन का जो है संश्लेषण करना है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, यह सेलुलोज का बना होता है। नेक्स्ट 63वां क्वेश्चन है जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण होता है, तो आंसर होगा इनमें से सभी के द्वारा। जैव मंडल में रासायनिक पोषक का चक्रण जो है जल, वायु और भूमि इन सभी में होता है। पारिस्थितिकी मंडल के अंतर्गत अजैविक कारक तथा जैविक कारक आते हैं। अजैविक कारक में वायु, जल, भूमि है। जैविक कारक में पेड़ पौधा, मनुष्य है। 64वां क्वेश्चन करें भारत में खरीफ फसल का मौसम होता है, आंसर हो जाएगा जुलाई से अक्टूबर। खरीफ फसल में धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, कपास,
मक्का, सोयाबीन इत्यादि आता है रबी फसल में। वैसे फसल जिसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में तथा कटाई मार्च अप्रैल में होता है, जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों, आलू इत्यादि होगा। जायद फसल में आता है वैसा फसल जिसकी बुआई मार्च अप्रैल में तथा कटाई मई जून में हो, जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज इत्यादि हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिसंबर 1984 में घटी भोपाल गैस दुर्घटना में किस जहरीले गैस का रिसाव हुआ था? तो आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड CO की प्रकृति उदासीन होती है। मोटर गाड़ियों के धुएं में कैंसर उत्पन्न करने वाली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मानव रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नामक एक लाल पदार्थ बनाता है, जिससे रक्त के ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है। फिर आता है मीथेन। कह रहा है यह एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। इसे मार्स गैस भी कहते हैं। कोयले की खान, धान की खेत तथा जानवरों की जुगली से मीथेन गैस मिलता है। 66 नंबर क्वेश्चन है आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम श्रेणी स्तर पर है तो तृतीय पोषी स्तर पर होगी, तो आंसर हो जाएगा मेढक। कह रहा है प्राथमिक उपभोक्ता में टिड्डा, खरगोश, बकरी, हिरण, गाय आते हैं। द्वितीय उपभोक्ता में मेढक, सियार, लोमड़ी, कुत्ता, मनुष्य, बिल्ली, भेड़िया, गीदड़ आते हैं। तृतीय उपभोक्ता में बाघ, शेर, चीता, मोर, बाज, सांप आते हैं। घास प्रथम पोषक स्तर है। टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय पोषक स्तर है। मेढक तृतीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय पोषक स्तर हो जाएगा। और सांप जो है ये हो जाएगा आपका तृतीय उपभोक्ता और चतुर्थ पोषी स्तर हो जाएगा। 67 में क्वेश्चन कह रहा है जो है पुनरुद्भव की विशेष क्षमता पाई जाती है, आंसर हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा में। कह रहा है संघ इकाइनोडर्मेटा, इस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं। इस संघ के जंतु के तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क विकसित नहीं होता है। इस संघ के उदाहरण जेलीफिश, सेलफिश, क्राइफिश, सिल्वरफिश, कैटलफिश, रेजरफिश इत्यादि होता है। फिर आता है संघ मोलस्का। इस संघ के जीवों का शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, अंतराग तथा पाद। मोलस्का अकशेरुकी का सबसे बड़ा संघ है। उदाहरण के लिए सीप, मोती, ऑक्टोपस, पायला इत्यादि। फिर आता है संघ पोरीफेरा। इस संघ के जीवों पर असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। इसके उदाहरण है स्पंज, साइकन, यूलेटेला, मायोनिया इत्यादि। फिर आता है संघ कार्डेटा। उभयचर तथा सरीसृप वर्ग कार्डेटा संघ के अंतर्गत आता है, जैसे मेढक, सांप, छिपकली, घड़ियाल। मेसोजोइक युग को जो है रेप्टाइल सरीसृप का युग भी कहा जाता है, जैसे कि डायनासोर इसी युग में थे। 68 में क्वेश्चन आता है 2,4-D क्या है? आंसर हो जाएगा एक खरपतवार नाशक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपतन का कोण इसके बीच का कोण होता है, तो आंसर हो जाएगा सी सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण। पहला आता है आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, ये परावर्तन का नियम है। आपतन किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। 57वां क्वेश्चन कर रहा है कैक्टस में पाए जाने वाले अनुकूलन है, तो आंसर हो जाएगा पर्णाभ, पर्व और पर्णशूल। कहना है पर्णाभ पर्व का उदाहरण में सातवार अगेव है। कैक्टस अक्सर सजावटी पौधे के रूप में उपयोग किया जाता है। 71वां क्वेश्चन है एक खास श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण पर ऊर्जा क्या है घटती है। लिंडमैन के 10% सिद्धांत के अनुसार खास श्रृंखला में ऊर्जा अगले उपभोक्ताओं तक केवल 10% के स्थानांतरण होता है। खास श्रृंखला किसी पारितंत्र में जीवों की श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है तथा स्वयं अन्य जीव द्वारा खाया जाता है, खास श्रृंखला कहलाता है। दिए गए ग्राफ से त्वरण का मान क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। कह रहा है इसमें वेग का मान समान होगा इसीलिए त्वरण का मान 0 हो जाएगा। 73वां क्वेश्चन है विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहते हैं, तो ये होता है वर्ण पट्टी कहा जाता है। वर्ण विक्षेपण जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसको जो है वर्ण विक्षेपण कहते हैं। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम तथा बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। लाल रंग का चाल और तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक तथा बैगनी रंग का चाल और तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण में सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है। पानी में डूबी हुई वस्तु जो है सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है। तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। जल के अंदर सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है।
फिर आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण, रेगिस्तान में मृग मरीचा का बनना, कांच में आई दरार, हीरा का चमकना, जल में पड़ी परखनलिका चमकना। फिर आता है प्रकाशिक तंतु का उपयोग, शरीर के अंदर लेसर किरण को भेजने में, मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों को परीक्षण करने में, प्रकाश सिग्नल में। फिर आता है विद्युत सिग्नल को प्रकाश सिग्नल में बदलकर प्रेषित करने में। 74 में क्वेश्चन कर रहा है प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है, तो धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं। प्रत्यावर्ती में ट्रांसफार्मर में प्रत्यावर्ती धारा होती है। दिश धारा ऐसी विद्युत धारा जिसमें धारा और दिशा का मान नियत रहे दिश धारा कहलाती है। दिश धारा को बैटरी में संचयित किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है दिश धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। 75 में क्वेश्चन है प्रकाश की एक किरण एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक म्यू से चलकर दूसरे माध्यम जिसका अपवर्तनांक म्यू2 है में प्रवेश करती है। अगर आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तब साइन I बटा साइन R का मान होता है, तो आंसर हो जाएगा म्यू2 बटा म्यू1। अपवर्तन के उदाहरण में पानी में डूबा सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, पानी में डूबी आधी लकड़ी का टुकड़ा टेढ़ा प्रतीत होता है, पानी में तैरती मछली ऊपर उठी हुई प्रतीत होता है, तारों का टिमटिमाना सुबह और शाम के समय सूर्य का बड़ा दिखना। 76वां क्वेश्चन है किसी प्रतिरोधी से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा है, आंसर हो जाएगा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। यहाँ पर दे रखा है, इसका डिस्कशन देख लीजिएगा एक बार। कह रहा है ऊष्मीय प्रभाव को आधारित उपकरण विद्युत प्रेस, हीटर, बल्ब इत्यादि आते हैं। 77वां क्वेश्चन कह रहा है अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर देता है तो अश्वरोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका कारण क्या है, तो ये हो जाएगा विश्राम जड़त्व हो जाएगा। कह रहा है न्यूटन के गति का नियम, प्रथम नियम कहता है न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के प्रथम गति से बल का परिभाषा मिलता है। चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है। दरी को जो है छड़ी से पीटने पर धूल कणों का गिरना होगा। पेड़ पौधे की टहनियाँ को जो हिलाने से फूल पत्तियों का गिरना होगा। द्वितीय नियम कह रहा है न्यूटन के जो है द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के उत्पन्न संवेग के परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है। बल का व्यंजन F बराबर ma द्वितीय नियम से मिलता है। उदाहरण के लिए गद्दे की तुलना में फर्श पर चोट अधिक लगती है। टेनिस की गेंद की तुलना में क्रिकेट की गेंद से अधिक चोट लगता है। तृतीय नियम होता है प्रतिक्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। उदाहरण हो जाएगा जमीन पर चलने समय जमीन पर जो है चोट करना, नाव से कूदने पर नाव को पीछे की ओर हटाना, रॉकेट का उड़ना। 78वां क्वेश्चन कह रहा है जब दो समानांतर तारों से एक ही दिशा में विद्युत प्रवाहित हो तो क्या होगा, वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर 100 सेकंड के लिए काम कर रहे हैं तो वेग का मान 18 जो है किलोमीटर प्रति आवर से तो 36 किलोमीटर आवर का कर देना है तो बल का मान क्या होगा, तो यहाँ पे 0.25 हो जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन दो द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान होगा, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे A यानी G/2 न्यूटन हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है 1 बिलियन जिसका pH 3 है तो उसका बिलियन में OH माइनस की सांद्रता होगी तो हो जाएगा 10⁻11। नेक्स्ट है एक इलेक्ट्रॉन का भार एक आवेश है, इसका आंसर हो जाएगा 1/1838वां प्रोटॉन का भार तथा ऋण आवेश। नेक्स्ट है 83वां क्वेश्चन ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये जो होगा यह कागज पर चिन्ह अंकित कर सकता है। ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल में किया जाता है क्योंकि यह कागज पर चिन्ह अंकित कर सकता है। कार्बन के दो अपरूप हीरा एवं ग्रेफाइट हैं। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 तथा अपेक्षित घनत्व 3.52 होता है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है। कार्बोनेडो का काला हीरा कहा जाता है। फिर आता है हीरा की संरचनाएं नियमित चतुष्फलीय होती है। ग्रेफाइट ताप और विद्युत दोनों का सुचालक होता है। ग्रेफाइट की संरचना षष्ठकोणीय होती है। इसकी अपेक्षित घनत्व 2.2 होता है। नेक्स्ट 84वां क्वेश्चन है निम्न अभिक्रिया में देखिए क्या होगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। Cl2 ऑक्सीकारक की तरफ व्यवहार कर रहा है। कह रहा है ऑक्सीकारक वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर अभिक्रिया संपन्न करता है उसे ऑक्सीकारक कहा जाता है। अवकरण में आता है जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अभिक्रिया संपन्न करता है तो उसमें अवकरण की अभिक्रिया होती है।
नेक्स्ट 85वां क्वेश्चन है नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न आबंध हैं, तो आंसर हो जाएगा त्रिसहसंयोजी आबंध हो जाएगा। सहसंयोजन बंधन भाग लेने वाले दोनों परमाणु से इलेक्ट्रॉनों के समान बंटवारे से बनाते हैं। इस प्रकार के बंधन में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की जोड़ी को साझा जोड़ी या बंधन जोड़ी कहा जाता है। सहसंयोजी बंधों को आणविक बंधन भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य में देखेंगे तो नाइट्रोजन में त्रिसंयोजक बंध होता है। नाइट्रोजन अधातु है। नाइट्रोजन परमाणु के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर आता है 2 नाइट्रोजन परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं, 3 सहसंयोजक बंधन बनाते हैं और 1 नाइट्रोजन अणु बनाते हैं। फिर आता है 6 इलेक्ट्रॉनों को साझा करके जहां कोश प्रत्येक नाइट्रोजन परमाणु को छूते हैं, अपनी बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन की गणना कर सकते हैं। इन साझा इलेक्ट्रॉन के साथ ये पूर्ण बाहरी कोश अब स्थिर रहता है। फिर आता है अणु अन्य नाइट्रोजन परमाणु पर आगे कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा। परमाणु द्वारा साझा किए गए 3 जोड़े 6 इलेक्ट्रॉन पर ध्यान दे, इसे त्रिबंध के रूप में जानते हैं। फिर आता है त्रिबंध बहुत मजबूत होता है और यही स्थिर नाइट्रोजन को इतना अक्रियशीलता बनाता है। कह रहा है क्लोरीन गैस Cl2 में एकल सहसंयोजी बंधन होता है, ऑक्सीजन में द्विसहसंयोजी बंधन होता है, NaCl में आयनिक बंधन होता है। नाइट्रोजन एवं रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक N है। इसका परमाणु संख्या 7 या परमाणु क्रमांक 7 होगा। समान ताप और दाब पर यह गैस तथा पृथ्वी के वायुमंडल का 78% नाइट्रोजन ही है। 86वां क्वेश्चन है इस अभिक्रिया में अभिक्रिया दे रखा है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा Al का। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक तत्व किसी तत्व के से जुड़ता है या हाइड्रोजन अलग होती है। ऑक्सीकरण या उपचय कहलाती है। 87वां क्वेश्चन है ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन क्या है, तो समावयवी है। समावयवता वे यौगिक जिनके आणविक सूत्र एक ही होते हैं किंतु उनके अणुओं में परमाणु की व्यवस्था भिन्न भिन्न होते हैं तथा भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, समावयवी कहलाते हैं। 88वां क्वेश्चन कह रहा है नाभिक रिएक्टर में कौन ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। नाभिक रिएक्टर में नाभिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। नाभिक रिएक्टर की खोज फर्मी के द्वारा किया गया था। नाभिक रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम एवं प्लूटोनियम का प्रयोग होता है। नाभिक रिएक्टर में मंदक के रूप में बाहरी जल यानी D2O या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। मंदक रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है। नाभिक रिएक्टर में नियंत्रण क्षार के रूप में कैडमियम या बोरॉन का प्रयोग किया जाता है। परमाणु बम नाभिक के विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है तथा हाइड्रोजन बल नाभिक के संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट 89वां क्वेश्चन है बायोगैस के अवयव नहीं है, तो आंसर हो जाएगा CH4 C2H6 एवं O हो जाएगा। बायोगैस के मुख्य अवयव में CH4 CO2 H2 तथा H2S है। प्रोड्यूसर गैस CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन का होता है। जल गैस हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। कोल गैस हाइड्रोजन प्लस मीथेन गैस प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। जल गैस को भाप अंगार गैस भी कहते हैं। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन होता है। 90वां क्वेश्चन है न्यूक्लियॉन का मान होता है, तो आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या। परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या है। परमाणु संख्या को जेड से सूचित किया जाता है। 91वां क्वेश्चन है यदि रूट अंडर 1 + 25/144 बराबर 1 + x/12 हो तो x का बराबर क्या होगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से किस परिमेय संख्या को सतत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा 2027/625। नेक्स्ट है यदि किसी द्विघातीय समीकरण के मूलों का योग एवं गुणनफल क्रमशः 6 और 3 है तो समीकरण होगा, आंसर हो जाएगा x² - 6x + 3 = 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाती है। यदि वृत्त की त्रिज्या की लंबाई 28 सेमी है तो लघु खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, आंसर हो जाएगा 30.856 हो जाएगा। नेक्स्ट है दिया हुआ है कि मौसौ 253 440 = 11 और लौसौ 253 440 = 253 × r, तो r का मान क्या होगा, आंसर हो जाएगा 40। यदि एक वृत्त के त्रिज्यखंड की त्रिज्या r है और वह वृत्त के केंद्र पर x डिग्री कोण बनाता है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, x/360 × πr² होगा। कह रहा है एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेच दिया। यदि उसने उस वस्तु को 100 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो 400 रुपया होगा। कह रहा है यदि अल्फा और बीटा द्विघातीय समीकरण 3x² + 8x + 2 है बराबर 0 है के मूल में है तो 1/α + 1/बीटा क्या होगा, तो -4 होगा। गुणनफल 81 × 82 × 83 -- 89 में इकाई अंग होगा, तो आंसर हो जाएगा 0।
यदि एक त्रिभुज के शीर्षाभिमुख कोण 130 डिग्री है तो उसके आधार के समद्विभाजकों के बीच का कोण क्या होगा? आंसर होगा 155 डिग्री। तो इस तरह से हम इस सेट का भी 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेट में। यदि आपको यदि कोई भी दोस्त बिहार पुलिस का तैयारी कर रहा है तो उस तक हमारा वीडियो जरूर पहुंचाइए। अगर आगे चलकर इस पे और वर्क करेंगे हम और अच्छे आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।